हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th लेक्चर। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और आज हमने पढ़ेंगे हेलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन इन दिस लेक्चर। तो हेलोजिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हेलोजन टू अ कंपाउंड। हमारे पास कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो उसमें हेलोजन की एडिशन होगी। तो एरोमेटिक कंपाउंड में की ब्रोमिनेशन होती है, क्लोरीनेशन होती है, फ्लोरीनेशन एंड आयोडीनेशन एक्स्ट्रा। तो इनमें जो कैटालिस्ट यूज़ होता है वो लिवियस एसिड है यूज़ होता है, या मोर ऑफन आयरन। जो आयरन है ये अक्सर औकात यूज़ होता है, और इसमें ये क्या करता है, जब सबस्ट्रेट जब रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो ये फेरिक ब्रोमाइड या फेरिक क्लोराइड बना लेता है। एक्टिव सबस्ट्रेट फॉर सच रिएक्शन। अब जो एक्टिव सबस्ट्रेट्स हैं, जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अमाइन या फिनोल लगे हुए हैं जो उसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, उनके लिए यूजुअली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी कैटलिस्ट की। तो हम कैटलिस्ट या तो इस्तेमाल करते हैं तो वीक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लिवियस एसिड वगैरह इस्तेमाल करते हैं इनके लिए। यूजुअली इनको कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अमाइंस और फिनोल ग्रुप इतना रिएक्टिव बना देते हैं, इतना एक्टिव बना देते हैं जो एरोमेटिक रिंग है उसको, कि वो विदाउट कैटलिस्ट वो रिएक्ट कर सकता है। पाई कम्प्लेक्स जो होता है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, लिवियस एसिड और हेलोजन्स के साथ। और क्या बनाता है, जब एक हाइड्रोनियम आयन रिमूव होता है, H पॉजिटिव रिमूव करके, तो सिग्मा कम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है उसकी। यहाँ पे दिया इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये बेंजीन रिंग है, ये Br2 है। बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा Br2 पे। अब Br2 पे नहीं अटैक करेगा, मतलब कि जो पॉजिटिव Br है, एक पे Br पार्शियल पॉजिटिव जा रहा है, उस पे अटैक करेगा। तो उस पे अटैक किया किसकी मौजूदगी में? लिवियस एसिड की मौजूदगी में। तो ये था पाई कम्प्लेक्स। अब पाई कम्प्लेक्स आगे किस में कन्वर्ट हो गया? सिग्मा कम्प्लेक्स में। और सिग्मा कम्प्लेक्स से ये आगे हाइड्रोजन H पॉजिटिव रिमूव कर जाता है, और ये आगे जाकर रिएक्ट करता है Br के साथ, FeBr4 के साथ। तो FeBr3 एज अ कैटलिस्ट वैसे के वैसे आ जाता है, और HBr आ जाता है हमारे पास। कैटलिस्ट का यहाँ पे क्या काम है? कैटलिस्ट ये Br बॉन्ड है ना, इसको पोलर बनाता है, और इसमें से ब्रोमाइड Br नेगेटिव को रिमूव करवाता है, और इलेक्ट्रोफाइल इसे अलग करता है यहाँ से। यानी कि ये रिमूव करके अपने साथ ये FeBr4 हमने देखा है, ये FeBr4 हमने देखा है। तो ये ब्रोमाइड को इसने रिमूव करवा दिया, और Br पॉजिटिव इसने छोड़ दिया, जो कि इलेक्ट्रोफाइल बना दिया इसने। अब इलेक्ट्रोफाइल ने इस रिंग पे अटैक किया, और ये आगे रिएक्शन प्रोसेस। तो ये कैटलिस्ट का काम था, और सिग्मा कम्प्लेक्स बन गया। नेक्स्ट है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है? तीनों लफ्ज़ों को गौर से पढ़ें, काइनेटिक, आइसोटोपिक एंड इफेक्ट। काइनेटिक रेट ऑफ रिएक्शन के मुतालिक होगा, काइनेटिक से हमें पता चलता है। आइसोटोपिक आइसोटोप्स के मुतालिक टर्म है, और इफेक्ट उसका असरअंदाज। यानी कि अगर एक एरोमेटिक कंपाउंड में हम कोई आइसोटोप उसके आइसोटोप्स चेंज कर देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन का पे क्या असर अंदाज होगा, उसका क्या असर पड़ेगा, ये है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। यानी कि बेंजीन में अगर हम हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम लगा दें, तो उस पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दिस इज नोन एज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। The effect of substitution of या effect of different isotopes on a compound on rate of reaction is known as kinetic isotopic effect.
नॉट ऑब्जर्व इन द, ये जो क्लोरीनेशन के प्रोसेस में ऑब्जर्व नहीं होता, जबकि ब्रोमिनेशन के लिए थोड़ा बहुत ऑब्जर्व होता है। और अगर इसका मतलब यह है कि जैसे हमने नाइट्रेशन का वो मैकेनिज्म किया है, इसी तरह ये हो जाएगा। और सिग्मा कूलम्ब फॉर्मेशन इन्वॉल्व इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है, उसमें सिग्मा फॉर्मेशन बनती है। आयोडीनेशन, आयोडीनेशन क्या होता है? इट अक्कर ओनली अक्कर व्हेन आयोडीन इटसेल्फ एक्टिवेटेड स्पीशीज। अब आयोडीन इटसेल्फ क्या है? एक एक्टिवेटेड स्पीशी है। तो ये क्या होता है? ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। दूसरे हेलोजन का रिवर्सिबल नहीं होता, ये इस आयोडीन का एक रिवर्सिबल लय अमल में रिएक्शन होता है लेनिक प्रोसेस में। देन रिवर्सिबल क्यों होता है? क्योंकि जो रेट है रिवर्स रिएक्शन का वो फॉरवर्ड रिएक्शन से ग्रेटर होता है, इसलिए वो रिवर्स बैक मारना शुरू कर देता है। ये फिनोल है, इस पे आयोडीन रिएक्ट करेगा, तो ये K1 है कि थ्रो उसने रिएक्ट किया तो ये बन गया कम्प्लेक्स बना। अच्छा, इस कम्प्लेक्स में अब क्या होता है कि होना तो ये चाहिए कि ये जैसे हम नॉर्मल मैकेनिज्म में पढ़ते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाता है H पॉजिटिव की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन से ज़्यादा जो फेवरेबल है वो आयोडीन ज़्यादा बेहतर तरीके से रिमूव हो जाता है, ज़्यादा जल्दी लीव कर जाता है, क्योंकि आयोडीन गुड लीविंग ग्रुप भी है यहाँ पे। तो ये और रिवर्स जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो ज़्यादा ग्रेटर है, तो ये आयोडीन फिर दोबारा रिमूव कर जाता है और क्या हो जाता है? वही रिवर्स फिनोल प्लस आयोडीन बन जाते हैं। लेकिन जब हम बेस ऐड कर दें इसमें या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करें तो फिर क्या होता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है और यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्म में, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और आगे ये हमारे पास पैरा आयोडोफिनोल बन जाता है। और ये बेस की वजह से ऑक्सीडाइजिंग से ऑन द राइट साइड पे रिएक्शन चला जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरिनेशन। अब फ्लोरिनेशन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वी ऑल नो दैट। सो तो क्या होता है? क्लोरो ऑक्सीफ्लोरेट अटैक फिनोल टू गिव जेम डाइफ्लोरो प्रोडक्ट विच कैन बी रिड्यूस टू गिव ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लोरीन फॉर हाइड्रोजन। ये वाला जो स्पीशीज है ये केस पे फिनोल पे अटैक करती है, तो क्या बनता है? जेम डाइफ्लोरो प्रोडक्ट बनता है। और क्या करता है? ये सारे जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं ना एरोमेटिक कंपाउंड में या फर्क बेंजीन में जितने भी लगे हुए हैं हाइड्रोजन, वो फ्लोरीन से उसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। तो नेक्स्ट है हेलोजिनेशन बाय यूजिंग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन क्या होते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं मतलब जो डिफरेंट हेलोजन आपस में बॉन्ड बना के रिएक्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल दी हुई है Br पॉजिटिव और BrCl है, तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो जब ये सब्स्टिट्यूशन होगी तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे अटैक करेंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो ये ऑब्वियसली ये Br पे अटैक करेंगे तो ये क्या होगा? ब्रोमिनेशन होगी और क्या बनता है? HCl। तो इसके बाद हमने स्टार्ट करना है सल्फो। तो सल्फोनेशन अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हार्ड सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड करते हैं तो बेंजीन ऑटोमेटिकली सल्फोनेटेड हो जाता है। अगर हम ओलियम यूज़ करें तो रिएक्शन और ज़्यादा फास्ट हो जाता है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ओलियम क्या होता है? ये ना फ्यूम्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। ओलियम को और भी डिल्यूट किया जा सकता है उसमें अगर वाटर वगैरह ऐड करके। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 कंटेंट।
तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो SO3 की फॉर्मेशन से, इसके दो मैकेनिज्म आगे डिस्कस किए हुए हैं कि ये SO3 पे अटैक करता है तब जाके सल्फोनेशन होती है या HSO3 के साथ होती है। ये कंफ्यूजिंग है अभी तक, इसका कोई इतना पता नहीं चला, लेकिन मोस्टली हम SO3 के साथ ही इसका अटैक करवाते हैं। तो SO3 के साथ हम ये सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक क्या बनाता है, ये इक्विलिब्रियम में SO3 प्लस H3O पॉजिटिव एंड प्लस HSO4। सो SO3 क्या कहलाता है, हमने इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम में पढ़ी थी कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं। तो SO3 किस न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या बेंजीन के अलावा जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है जिसकी सल्फोनेशन मकसूद है, तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स वो अटैक करेंगे एस पे। एस पे क्यों अटैक करेंगे, क्योंकि होता क्या है, इस सब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव। अब 3 पार्शियल नेगेटिव हैं तो ये सल्फर को क्या बना देते हैं प्लस 3 पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, जो कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही बना देते हैं और इसे इलेक्ट्रोफाइल बना देते हैं। तो अब क्या होता है कि जो बेंजीन होती है उसके या एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी, उसका पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करते हैं और ये इस तरह इसकी SO3 सब्स्टिट्यूट हो जाता है वहाँ पे। ये आगे दिया हुआ है oleum we have already discussed, and one protopyridinium sulfate species A can also be used as a sulfonating agent। ये 1 प्रोटोपायरिडीनियम स्पीशीज ये एज अ सल्फोनेटिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये होता है कि SO3 इसके साथ रिएक्ट करता है टोपायरिडीनियम के साथ है। ये जो पैरिडीन है नॉर्मली इसके साथ इसने अटैक करना है SO3 ने, तो ये वाला कंपाउंड बन जाता है 1 प्रोटोपायरिडीनियम सल्फेट। तो देन ये क्या होता है, ये सूटेबल सल्फोनेटिंग एजेंट है फॉर दोज कंपाउंड व्हिच आर अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। ये क्योंकि बेस है नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, तो ये एक बेसिक करैक्टर है क्योंकि ये आई पॉजिटिव है इंडिकेटिव इफेक्ट यहाँ का, तो जितने आई पॉजिटिव होंगे इफेक्ट होगा उतना क्या बेसिक करैक्टर होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस किया हमने नियर अबाउट फर्स्ट लेक्चर में। तो ये सूटेबल एसिडिक मीडियम में ये सूटेबल है, ये जो पीछे कंपाउंड है वो बताया हमने। उसके बाद सल्फोनेशन रिवर्सिबल लाइक आयोडीनेशन, सल्फोनेशन भी आयोडीनेशन की तरह रिवर्सिबल है एंड बिलीव टू टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वेयर दिस मैकेनिज्म। तो कहाँ पे टेक प्लेस रहती है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, एसिडिक मीडियम की मौजूदगी में। तो देन मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मैकेनिज्म है बेंजीन ने रिएक्ट किया SO3 के साथ, तो पाई इलेक्ट्रॉन S पे करेगा तो क्या हो जाएगा, अटैक करेगा तो SO3 बन गया, साथ में ये हाइड्रोजन आयन वैसे आ गया एज यूजुअल मैकेनिज्म वी नो। तो सेकंड अब ये रिवर्सिबल स्टेप है, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम इसको क्या करता है आगे शिफ्ट कर देता है राइट पे। तो अब K2 हमारे पास क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव हो जाता है, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हाइड्रोनियम आयन की शक्ल में रिमूव हो गया। तो H पॉजिटिव इधर आ गया, SO3 आ गया। अब ये H जो है ये आगे फिर इसके SO3 के साथ अटैच हो जाता है एक ऑक्सीजन के साथ, तो ये आगे बना लेता है, ये सल्फोनेशन हो जाती है, जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है।
ओलियम में ये कंसीडर किया जाता है कि जो प्रोटीनेशन है SO3 की, SO3 नेगेटिव आयन टू यील्ड SO3H बिफोर द CH बॉन्ड ब्रेकेज टू गिव। तो ओलियम वाले केस में अगर हम ओलियम यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या किया जाता है भाई, SO3 यहाँ पे पिछले रिएक्शन में हमने ये किया है कि SO3 जो CH बॉन्ड है ये वाला, ये पहले SO3 यहाँ पे था तो CH बॉन्ड पहले अटैक टूटा है, फिर जाके यहाँ पे वही हाइड्रोजन यहाँ पे उसने अटैक करके SO3H बनाया। लेकिन ओलियम के केस में एक कंसेप्ट ये है कि CH बॉन्ड ब्रेक होने से पहले ही SO3H में कन्वर्ट हो गया होता है, तो ये एक अलग मैकेनिज्म है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ सल्फोनेशन। अब रिवर्सिबिलिटी ऑफ सल्फोनेशन के एप्लीकेशंस क्या हैं? जो SO3H ग्रुप हैज़ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, सो समटाइम इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू रायल सिस्टम टू ऑब्टेन डायरेक्ट रिएक्शन एंड लेटर ऑन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन और टू ट्रेन द रिएक्शन इट रिमूव्ड इजीली ड्यूरिंग इट्स रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो SO3H ग्रुप है वो जब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर, एरोमेटिक सिस्टम के ऊपर सब्स्टिट्यूट होता है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, इटसेल्फ हो जाता है, और जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो वो इजीली रिमूव भी हो जाता है। ये पहली एप्लीकेशन है इसकी सल्फोनेशन की, मतलब कि वो अटैच भी हो जाता है और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड से इजीली रिमूव भी हो सकता है। तो ये शो करवा रहा है कि ये एप्लीकेशन है ऑफ सल्फोनेशन की। सेकंड ये है कि इस सल्फोनेशन चूँकि ये सल्फोनाइल ग्रुप है ये इजीली रिमूव हो जाता है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि किसी भी फर्ज क्या एक कंपाउंड है जो कि आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, हम ये चाहते हैं कि वो आर्थो पे हमें प्रोडक्ट मिले और पैरा पे ना हो, तो हम क्या करते हैं, पैरा पे सल्फोनाइल ग्रुप सल्फोनेशन करवा देते हैं, सल्फोनाइल ग्रुप वहाँ पे अटैच करा देते हैं, और हम अपनी वो आर्थो पे जिस चीज़ को हमने सब्स्टिट्यूट करवाना वो करवा के फिर इजीली हम, क्योंकि ये एक गुड लिविंग ग्रुप है ये इजीली रिमूव हो जाता है, तो हम इस सल्फोनाइल ग्रुप को फिर इजीली रिमूव करवा देते हैं। तो ये थी इसकी सेकंड एप्लीकेशन। ये आगे दिया हुआ इसके सेकंड एप्लीकेशन की एग्जांपल दी हुई है। इसमें हमने क्या बनाना है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन हम ये बनाना चाहते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पे हमने ये वाला जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे, आर्थो पोजीशन पे लगाना है। अब ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, हमने आर्थो नाइट्रो एनिलीन बनाना है ना, तो आर्थो पोजीशन पे इस पे इसकी सब्स्टिट्यूशन करवानी है। लेकिन मुमकिन है कि ये पैरा पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, क्योंकि ये आर्थो और पैरा बोथ डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन हमें पैरा पे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी सल्फोनेशन करवा देते हैं। सल्फोनाइल ग्रुप पैरा पे आ गया, फिर इसकी नाइट्रेशन करवाएंगे, नाइट्रेशन और हाइड्रोलिसिस। तो क्या होता है, जो नाइट्रो ग्रुप है वो इधर आगे, क्योंकि पैरा ऑलरेडी ब्लॉक है वहाँ पे सल्फोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो आर्थो पोजीशन पे ही आएगा ना। तो नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजीशन पे जब आ गया तो हम फिर क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या होता है कि जो सल्फोनाइल ग्रुप है वो लीव कर जाता है और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है आर्थो नाइट्रो एनिलीन वो आ जाती है। समझ आ गई। उसके बाद है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समटाइम कार्बोकेशन होती है, कार्बोकेशन रिएक्ट करती है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे रिएक्शन को फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन बोला जाता है। ये दो तरह के रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है तो इन रिएक्शन में क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन
करवाएंगे, जैसे CH3 है, इस तरह R ग्रुप कोई भी है, CH3 C2H5 एंड सम वाट, आगे आगे जिस तरह हम चलते जाएंगे। तो फ्राइडे क्राफ्ट अल्काइलेशन होगी, और इसमें रिएजेंट फॉर अल्काइलेशन जो भी यूज़ होते हैं FeCl3 एक्स्ट्रा। तो देन ये आगे एक पॉइंट दिया हुआ है, एलिफेटिक कंपाउंड वे टेक पार्ट इन अल्काइलेशन आर फॉलो। जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं वो उनमें हैलाइड्स आते हैं जो अल्काइलेशन रिएक्शन देते हैं, अल्कोहल से ईस्टर और ईथर्स, ये एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं। तो ये लीविस एसिड कैटालाइज्ड होते हैं, जबकि ये जो ओलिफिन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं और कैटालाइज्ड बाय प्रोटॉन एसिड्स। ये प्रोटॉन एसिड्स और एलिफेटिक लीविस एसिड के साथ कैटालाइज। अब अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं और कैटालिस्ट यूज्ड एज लीविस एसिड। अल्काइल हैलाइड्स में कैटालिस्ट लीविस एसिड ही यूज होता है। अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैं वो ऑलरेडी नो डॉक्टर जमाल साहब, थैंक्स टू डॉक्टर जमाल, ही वाज अ वेल पर्सन और बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने जो जिस अंदाज में हमें समझाया है। और प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद बेंजीन टू गिव अल्काइलेटेड प्रोडक्ट थ्रू SN2 मैकेनिज्म। अब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म देते हैं, जबकि टर्शियरी जो होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट करते हैं। दिस रिएक्शन एडेड बाय रिमूवल ऑफ हैलाइडाइन बाय लीविस एसिड। लीविस एसिड क्या होता है, FeCl3 होता है, वो अल्काइल हैलाइड से क्या करता है कि वो रिमूव कर देता है उसको हैलाइड को। तो FeCl3 या जो भी लीविस एसिड हम यूज़ कर रहे होते हैं और आगे रिएक्शन होता है। ये यूजुअली SN2 रिएक्शन 1 स्टेप में होते हैं और इसमें जो आर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो 2 होता है। SN1 में 2 स्टेप होता है और इसमें आर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ये SN1 मैकेनिज्म देते हैं और टर्शियरी कार्बोकेशन बनती है और कार्बोकेशन आगे फिर रिएक्ट करती है बेंजीन के साथ, तो सब्स्टिट्यूशन होती है दूसरे स्टेप में। उसके बाद है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कि ये एग्जांपल दी हुई है एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं, तो कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन, यस ऑफ कोर्स। तो अब क्या होता है कि बेंजीन डायरेक्ट की AlCl3 की मौजूदगी में उसने रिएक्ट किया, तो क्या हुआ, AlCl4 बनेगा और ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे ये वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया। अब यहाँ पे क्या बने, कार्बोकेशन, कार्बोकेटाइन बन गया, तो ये कार्बोकेशन बनी। तो देन फिर क्या होता है, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव रिमूव हो जाता है और ये आगे क्या होता है, ये पाई बॉन्ड अपने इधर पाई इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया और HCl और AlCl3। ये मैकेनिज्म है अल्काइलेटेड बेंजीन का, ठीक है, अल्काइल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का। अब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैं। अब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शन देते हैं, जो कि एक सिंगल स्टेप नहीं बल्कि डबल स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेशन बनती है, पहले कार्बोकेशन बनी, तो ये देखें, और सेकंड स्टेप में ये MECl प्लस हो गया, FeCl4 एक हैलाइड चला गया, यानी कि एक क्लोराइड यहाँ से लीविस एसिड ने रिमूव करवा लिया। तो देन इसने अटैक के पाई बॉन्ड ने यहाँ पे अटैक किया कार्बन पे, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गई और FeCl4 आगे हमारे पास था। तो देन क्या होता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, एक क्लोराइड यहाँ से लेता है, HCl बना लेता है, FeCl3 एज इट हमारे पास आ जाता है और ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है C टेट्रामिथाइल। बाय यूजिंग लीविस एसिड इस्तेमाल करते हुए कार्बोकेशन की जो परसेंटेज है जो हम बनाना चाहते हैं वो नियर अबाउट 80% हम ले सकते हैं। और डाई एंड पॉलीहैलाइड लीड टू सक्सेसिव अल्काइलेशन, और जो डाई और पॉलीहैलाइड्स हैं सक्सेसिव अल्काइलेशन उनकी इजीली हो जाती है। अब ये देखें, ये क्या है, बेंजीन है, ये है मिथाइलिन डाइक्लोराइड है, और यहाँ पे क्या हुआ,
AlCl3 की मौजूदगी में HCl निकलेगा और ये क्या बन गया, फिनाइल, ये बेंजीन पे आगे आ गया Ci2Cl ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया, और फिर क्या हो गया, बेंजीन की आगे HCl ग्रुप रिमूव हुआ, तो देन एक बेंजीन और रिएक्ट करवाया और HCl रिमूव हुआ लिविस एसिड की मौजूदगी में, तो बेंजीन Ci2 बेंजीन ये वाला चीज़ बन गई। इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। तो ये बेंजीन रिंग ने यहाँ पे अटैक किया, एक क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है, AlCl4 यहाँ से निकला। तो अब इसने यहाँ ये प्रोडक्ट बन जाएगी हमारे पास, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये पॉजिटिव फील्ड एंड कम्प्लेक्स बना है जो हमारे पास। तो यहाँ से एक और हम लिविस एसिड यूज़ करते हैं इसमें, और HCl रिमूव हुआ, ये HCl और लिविस एसिड ये रिमूव हुए यहाँ से। तो क्या हुआ कि CH2Cl ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, मतलब ये H यहाँ से चला जाएगा, तो ये बेंजीन इधर अपने पाई बॉन्ड इधर रिंग को दे जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो ये तीनों इसके पाई जो बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और Ci2Cl आ जाएगा। अब ये किसके साथ रिएक्ट करता है आगे, बेंजीन के साथ। बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, ये ऐसा समझ लें आपके डबल अल्काइलेशन हो रही है बेंजीन की। अब ये इसको एज अल्काइल हैलाइड आप कह सकते हैं, और ये डबल अल्काइलेशन हो रही है। तो अब क्या होता है, AlCl3 फिर ऐड किया हमने, तो फिर क्या करेगा वो यहाँ से ये क्लोराइड रिमूव करवा लेगा AlCl3, और ये जो है बेंजीन ये कहाँ पे रिएक्ट करेगी, C पे, और यहाँ पे आगे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और ये वाला हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा। और यहाँ पे जो H अटैच होना है वो यहाँ पे HCl बन जाएगा प्लस AlCl3 बन जाएगा जो यहाँ से रिमूव हुआ है H। mechanism of the reaction between benzene and methyl dichloride. Sorry, battery is low. अच्छा, furthermore, alcohol, ester and ether also react in the same manner. इसी तरह अल्कोहल, ईथर और ये रिएक्ट करते हैं। अब ओलिफिन्स कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी कि अल्कीन्स हाइड्रोलिस प्रोटॉनिक एसिड की मौजूदगी में वो रिएक्ट करते हैं, तो ये कार्बोकेटाइन बनाते हैं, कार्बोकेशन बनाते हैं। तो ये पहले बना है कार्बोकेटाइन जो बने हैं वो था प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। हम कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करके सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हैं, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो हम इनको ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए ये यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमने बना लिया। सो देन अब क्या होगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के साथ बेंजीन रिएक्ट करेगा, तो ये वाली प्रोडक्ट बनी और एक H पॉजिटिव रिमूव हुआ, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी। यहाँ से ये सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इज सेम। बस, तो थैंक यू वेरी मच। हमारा ये आज का लेक्चर तीसरा भी कंप्लीट हो गया, और दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बाकी के सारे लेक्चर्स यहीं पे अपलोड करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि आपको बहुत मुश्किल लगती है, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इसी वीक के अंदर ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, गुड लक, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।